हमने कल देखा था रिसर्च के बारे में, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक। और बाद में हमने स्टार्ट किया था रिसर्च के स्टेप्स क्या है। तो रिसर्च के स्टेप में सबसे पहले क्या है कि हमें हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में या हमारे किसी भी लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना ही रिसर्च है। ओके, पहले तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं किसके ऊपर मुझे रिसर्च करना चाहिए। जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कोई रहेगा तो समाज की किसी प्रथा पे, जैसे पहले सती प्रथा थी लेकिन आज सती प्रथा नहीं है ना, तो उसके ऊपर भी किसी ने सर्वे किया या उसके बारे में जमा किया और उसमें नया निकाला कि ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो और कोई डॉक्टर रहेगा, वो पहले पता लगाएगा कि हमारे सोसाइटी में किस बीमारी से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, वो बीमारी क्यों होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके ऊपर वो सर्वे करेगा। अभी हम लोग योगा वाले हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम कौन कौन सी है योगा में, है ना, उस प्रॉब्लम को पहले ढूंढ के निकालना। जैसे मैंने बताया कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को योगा करना है लेकिन वो ज्वाइन करने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्यों है, उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है ना, उसके ऊपर कई लोगों ने रिसर्च किया कि योगा के मेथड को ज्यादा से ज्यादा सिंपल बनाना ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको समझ के कर सके। ठीक, अब अगर एक बार प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि ठीक है मुझे ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में और मुझे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, अब क्या करोगे, आप उसके बारे में लिटरेचर सर्वे करोगे कि किन लोगों ने इसके ऊपर पहले काम किया, उसके ऊपर किताबें हैं क्या, या उसके ऊपर कोई थीसिस है क्या, उसके ऊपर कोई मैगजीन है क्या, या उसके ऊपर कभी कोई रिसर्च हुआ है क्या, कभी कोई डेटा कलेक्ट हुआ है क्या, वो सब चीजें आप देखेंगे। और उसके बाद फिर उन सब के बाद आप खुद क्या करने वाले हो, उसके लिए एक टाइटल बनेगा। हाइपोथेसिस मतलब टाइटल बनाना कि मैं योग द्वारा थायराइड का निदान हो सकता है, ये मेरा टाइटल है, तो एक अच्छा सा टाइटल देना। फिर उसको डिजाइन करना कि मैं रिसर्च करूंगा कैसे, मैं रिसर्च क्या महिलाओं के ऊपर करने वाला हूँ, पुरुषों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अगर महिलाएं हैं तो कौन सी है, उसके लिए मुझे कहाँ से मिलेंगे वो सब, और मैं उसके लिए उनको क्या सिखाने वाला हूँ। जैसे हम लोग घर डिजाइन करते ना, घर डिजाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें सिविल वाला चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, वो सब एक एक चीज डिजाइन करके देता है। ऐसा एग्जैक्टली वैसे ही आपका कैसे आप रिसर्च को आगे बढ़ाने वाले हो उसका पूरा डिजाइन करोगे आप। कलेक्टिंग द डेटा, अब उसके बाद आप एक छोटा सा सैंपल लोगे। जैसे मैंने बताया पहले से ही 250-500 लोगों के ऊपर रिसर्च करने से अच्छा है कि 10-20 को लेके एक सैंपल के रूप में उनको लेने का, और फिर उनको ही सिखाओ पहले जो करने वाले हो। फिर उससे जो डेटा आपको मिलता है वो डेटा कलेक्ट करो, और अगर वो डेटा सही जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सभी को फायदा हुआ, फिर आप अपने प्रोजेक्ट को, जो बड़ा प्रोजेक्ट है उस पे जाओगे। वो बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने किया उसका क्या डेटा है वो लोगे। अगर वो बराबर 95% तक आपको सही लग रहा है, सभी को योगा से फायदा हुआ है थायराइड में, तो आप उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब कि हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट किया, रिजल्ट इतना आया, फिर उसको अपने इंटरप्रिटेशन दिया कि योगा से थायराइड का निदान पॉसिबल है, और आपने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और उसका कंक्लूजन दिया। ठीक है, ये पूरा रिसर्च का स्टेप है। अब इसमें जब आप रिसर्च प्रॉब्लम कैसे ढूंढोगे, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम के लिए आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम ना। रिसर्च प्रॉब्लम देखते समय आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, 2 स्टेप। पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थॉरली and rephrasing the same into meaningful term from an analytical point of view। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझना, और सिर्फ समझना नहीं, थॉरली समझना, अच्छी तरह से उस प्रॉब्लम को समझना। जैसे अभी आप योगा में हो लेकिन आपने शायद, है ना, मैथ्स का डिग्री भी लिया हुआ है, आप योगा में आने से पहले आप मैथ्स के प्रोफेसर थे, या मैथ्स में आपने मास्टर्स किया है, या फिर आपने आयुर्वेदा में किया है, या योगा का मास्टर करने के पहले आपके पास 2 सब्जेक्ट है जिसका बहुत अच्छा नॉलेज है, तो दोनों सब्जेक्ट को मिला के भी आप एक अच्छा सा टॉपिक बना सकते हो। जैसे मैं ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, ठीक है,
तो मुझे कराटे का भी नॉलेज है और मैंने मास्टर्स हूँ योगा में, तो मुझे योगा का भी नॉलेज है। अभी अगर मैं कराटे बताऊँ ना, तो कराटे में भी सब फिजिकल फॉर्म है और उसमें भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। ओके, ऊपर से देखेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कराटे और योगा दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि कराटे आपको एग्रेसिव बनाता है और योगा आपको काम बनाता है। लेकिन जब हम अगर डीपर लेवल पे जाएंगे ना तो देखेंगे कि कराटे के लिए भी आपका मन शांत होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, और अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा तो आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डीपर लेवल पे दोनों एक समान है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ पाना दोनों का ही लक्ष्य है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि अगर मुझे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, 200 लोगों को योगा सिखाऊंगी, 200 लोगों को कराटे सिखाऊंगी, और दोनों में देखूंगी कि किसको हार्ट की प्रॉब्लम की समस्या किसकी जल्दी कम हुई है या ज्यादा कम हुई है, उसका मैं कंपैरेटिव स्टडी कर सकती हूँ, है ना। तो वैसे ही आपकी प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी में, उसको बहुत अच्छी तरह से समझना। अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से समझते हो, उस प्रॉब्लम को समझते हो, और प्रॉब्लम को समझने के बाद अब उसको एक मीनिंग दो, उसका एक टाइटल बनाओ और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ कि उसको अब मैं क्या, इस चीज को क्या मैं मेजर कर सकती हूँ क्या कि नहीं कर सकती। जैसे मैंने बताया दीपक चोपड़ा जो है ना, वो डीएनए के ऊपर कि पतंजलि योग सूत्र का असर डीएनए पे कैसे हो रहा है, उसका रिसर्च उनको करना है। लेकिन डीएनए इतना जल्दी चेंज होता है क्या, उसके लिए तो पीढ़ियां लग जाती है। तो उसका रिसर्च ये कुछ मतलब जब तक वो जीवित है तब तक तो उसका रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि डीएनए चेंज करना मतलब कि आपके 2-3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां निकल जाएगी तब उसका रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको तो अभी 2-3 सालों में या 1 साल में या 6 महीने में आपको अपना जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको हम अभी तो नहीं कर सकते, वो बहुत हायर लेवल पे जाके ही कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मत लो कि आपकी लाइफ टाइम में जिसका आप सोल्यूशन ही नहीं निकाल सको, है ना। जब आप उतने हायर लेवल पे जाएंगे तब वैसी प्रॉब्लम चूज करो, नहीं तो जो प्रॉब्लम का हल हम लोग कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना था, मुझे है ना अपने डिसर्टेशन के लिए जब मैं एमए कर रही थी तो मुझे लेना था कि योग निद्रा से बच्चों की मेमोरी पे कितना असर होता है। अभी मेमोरी तो थोड़ा वास्ट है, अगर और डिसर्टेशन हमारा 6 महीने में मुझे सबमिट करके देना है, और किसी की मेमोरी को हम 6 महीने में घटाना बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। कि तो उसके लिए सर ने मुझे मना किया कि ये 1 महीने में तुम कितना सिखाओगी बच्चों को, 1 महीना सिखाओगी, 1 महीने के योगा में उनके ऊपर इतना असर नहीं जाएगा। तो तुम्हारा ये रॉन्ग हो जाएगा कि 1 महीने में अगर उनके अंदर तुमको रिजल्ट नहीं दिखा तो ऐसा लगेगा कि तुमको कि योगा करने से या योग निद्रा करने से उनकी मेमोरी पे कुछ असर ही नहीं हुआ, क्योंकि हम 1 महीने में उनको इतना सिखा नहीं सकते या उनका डेवलपमेंट भी 1 महीने में नहीं होगा। उसके लिए कम से कम साल भर 2 साल का समय चाहिए, तब जाके उनकी मेमोरी के ऊपर हम डायरेक्ट है ना डेटा, मतलब कि कितने परसेंट उनका मेमोरी बढ़ा वो निकाल सकते हैं। जैसे उनका स्कूल का रिजल्ट आएगा, उनका टेस्ट होगा या उनका आईक्यू टेस्ट करेंगे, है ना, तो धीरे धीरे होता है। तो पहले उस प्रॉब्लम को समझना, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक मीनिंग देना, उसको रिफ्रेजिंग करना कि एग्जैक्टली इसको एक लाइन में मैं कैसे बता, ये क्वेश्चन को मैं एक लाइन में कैसे लिख सकता हूँ सोल्यूशन के साथ, वो करना। ओके, अब दूसरा पॉइंट है, जब रिसर्च प्रॉब्लम आप ढूंढ रहे हो, the best way of understanding the problem is to discuss it with one's own colleague or with those who are having some expertise in the matter. जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस क्षेत्र में जाते हो कि मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना है, तो सबसे पहले आप है ना उस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय ले लो। जैसे योगा के लिए जब भी आप कोई रिसर्च करने जाओगे ना प्रैक्टिकल वाला, तो किसी ना किसी उस जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी सलाह आप जरूर ले लो, क्योंकि डॉक्टर आपको उसके लिए बहुत अच्छी जानकारी देंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से एनाटॉमी फिजियोलॉजी लेवल पे ये काम करता है, और वो चीजों को समझते हुए, है ना, और जिन लोगों ने पहले इसके ऊपर काम किया है उनसे बातचीत करना, उनका एडवाइस लेना। और अगर आप किसी भी है ना डिजीज या
है ना, थेरेपी रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो उसके एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे या आयुर्वेदाचार्य होंगे, ऐसे लोगों से आप उनको एडवाइस लो। और आपके ऑफिस में आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे भी आप एडवाइस लो इसका, तब जाके आप उसको एक नाम दो, एक टाइटल दो, ठीक है। बिना किसी एडवाइस के आप ऐसे ही टाइटल मत दो कि मुझे ठीक लग रहा है इसलिए करूंगा। नाउ हेल्प फ्रॉम ए गाइड और एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, और आप है ना जो उस चीज में एक्सपर्ट होंगे और जो एजेंसियां उस काम के लिए और ज्यादा काम करती हैं उनका भी हेल्प ले लो। ओके, he may review two types of literature, the conceptual literature concerning the concept and theories, and the empirical literature consisting of studies made earlier which are similar to the one proposed. अभी आप जब लिटरेचर रिव्यू करोगे, जब आप उसके ऊपर जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करना या किताबें ढूंढना, या उसके ऊपर क्या मैगजीन में कहीं लिखा है, अखबार में कहीं कुछ छपा है क्या, ये सब जब चीजें आप पढ़ने लगोगे तो उसके लिए दो तरीके से मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा कि उसके ऊपर कोई थियरी है बनाई है, कोई बुक है, कोई लिटरेचर है, या उसके ऊपर पहले से किसी ने रिसर्च करके रखा है ऑलरेडी, है ना। तो इस तरह से आपको लिटरेचर रिव्यू मिलेगा और प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है या एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है उसका एक टाइटल मिलेगा आपको। नाउ एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, okay, the literature survey helped in refining the research problem, defining the objectives and formulating the hypothesis of the research. अब लिटरेचर सर्वे आप कैसे करोगे, बुक कैसे ढूंढना है और क्यों करना है लिटरेचर रिव्यू, या लिटरेचर का सर्वे क्यों करना है, क्यों हमें उस जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके लिए किन लोगों ने काम किया है वो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा हमारी रिसर्च के प्रॉब्लम को फिर से रीडिफाइन करने के लिए। हमने अपने तरीके से तो बना लिया कि योगा करने से थायराइड में बहुत फायदा होता है, ये हमने बना लिया, लेकिन जब मैं ढूंढने गई तो पता चला ऑलरेडी 10 लोगों ने योगा और थायराइड के ऊपर काम करके रखा है, रिसर्च करके रखा है। अब आपको उसमें भी ढूंढना होगा कि मैं ऐसा क्या लूं जो थायराइड और योगा के ऊपर हो। उन्होंने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस ले ली वो मत ले लो, उन्होंने आसन लिया है तो आप मंत्र ले लो कि ओमकार का असर होता है क्या अगर चैंटिंग करेंगे। किसी ने ओमकार चैंटिंग के साथ ही थायराइड के ऊपर किया है रिसर्च, तो आप क्या करोगे, ठीक है उसने ओम चैंटिंग थायराइड लिया है, लेकिन किसको लिया है उसने, मेल को, फीमेल को, ओल्ड एज को या किड्स को, तो आप बदल सकते हो। आपके वेरिएबल जो है जिनके ऊपर रिसर्च करने वाले हो उनको बदल सकते हो आप, ठीक है। या फिर अगर आप डायबिटीज ले रहे हो तो डायबिटीज के लिए डायबिटीज 1, डायबिटीज 2, कौन सा वाला डायबिटीज के ऊपर किया है ना, फिर आप वो दूसरा ले सकते हो। या उन्होंने एक मंत्र पे लिया तो आप मंत्र चेंज कर सकते हो, या उसने मंत्र को हफ्ते में 3 दिन लिया था आप डेली लेके, या उन्होंने मंत्र को 6 महीने लिया था आपने साल भर लिया, है ना, या अलग अलग लोगों पे लिया। इस तरह से करके आपने जो एक टाइटल दिया उसको फिर से रीडिफाइन करने का ये समय है जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे किन के ऊपर रिसर्च करना है, और आपका जो हाइपोथेसिस है, जो टाइटल है वो अच्छी तरह से बन के आएगा फिर। इसलिए लिटरेचर सर्वे करना बहुत जरूरी है। ओके, and it is compulsory for a research worker writing a thesis for PhD degree to write synopsis of the topic and submit it to necessary committee or the research board for approval. At this juncture, the researcher should undertake extensive literature survey connected with the problem. अभी देखो जब आप है ना अपना PhD में थीसिस बनाओगे या डिसर्टेशन बनाओगे अभी MA में, तो आपको ना आपका जो मेन थीसिस है, मेन काम है ना, वो सबमिट करने से पहले एक सिनॉप्सिस देना पड़ता है। सिनॉप्सिस मतलब क्या, आपने जो बनाया उसका एक छोटा समरी देना पड़ता है। आपका रिसर्च 250 पेज का है तो 20 से 25 पेज का आपको एक समरी बनाना है, शॉर्ट में उसको पूरा रिसर्च को आपको सबमिट करना है। और उसमें लेकिन आपको सब बताना पड़ेगा अच्छी तरह से कि आपने कौन कौन सा लिटरेचर सर्वे किया, कहाँ कहाँ से बुक आपने पढ़ी, कौन सी मैगजीन आपने पढ़ी, कहाँ कहाँ से आपने ये प्रॉब्लम के बारे में सीखा, है ना, वो सारा का सारा आपको उसमें देना रहेगा, ताकि जब वो कमेटी डिसाइड करने लगे अप्रूवल के लिए कि आपको, पहले आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे, अप्रूव होगा तभी आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, डायरेक्ट रिसर्च नहीं कर सकते आप।
कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करने वाला हूँ, मैंने ये लिटरेचर सर्वे किया है, किसी ने इसके पहले नहीं किया है, या किसी ने इसके ऊपर किया है लेकिन इस ये मंत्र लेके नहीं किया है, ऐसे सब आपको वहां पे पूरा बताना पड़ता है। और जब ये कमेटी के पास जाएगा, कमेटी को लगेगा कि हाँ ठीक है, आपने जो बताया वो सब सही है, तब वो अप्रूव करेगी, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगी। जब आप जाएंगे ना, मतलब आपका रिसर्च सब समझ लो, जितने लोग सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं, मान लो 10 लोगों ने सिनॉप्सिस सबमिट किया है, उसमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों का ही सेलेक्ट होता है पीएचडी के लिए, बाकी सबका तो सिनॉप्सिस के लेवल पे ही रिजेक्ट हो जाता है। तो जितना अच्छा आपका लिटरेचर रिव्यू रहेगा, लिटरेचर सर्वे रहेगा, उतना अच्छा आप सिनॉप्सिस बना सकते हो, और उससे ज्यादा चांसेस हो जाता है कि आप रिसर्च में आगे बढ़ पाओ या उसके ऊपर रिसर्च कर पाओ। Okay. For this purpose, the abstracting and indexing journals and published or unpublished bibliographies are the first place to go. An academic journal, conference proceeding, government reports, books, etc. must be taped depending on the nature of the problem. अभी आप जो लिटरेचर सर्वे करेंगे उसके लिए है ना, आपको जितने भी जर्नल्स निकलती है, जितने भी पब्लिश्ड होती है, आपको बिब्लियोग्राफी में सब मेंशन करना है। एकेडमिक कोई जर्नल आपने यूज किया, कॉन्फ्रेंस का कोई रिपोर्ट यूज किया है, गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, कोई बुक है, कोई टेप आपने सुना है उसके ऊपर, है ना, जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी सोर्सेज को आपको बिब्लियोग्राफी में आपको देना ही पड़ेगा। ओके, नाउ डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बोलती जा रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या, क्योंकि अभी नहीं समझोगे ना तो लास्ट हो फिर आपको लगेगा कि मैडम कुछ नहीं समझा। अगर कनेक्टेड रहोगे तो ही समझ में आएगा। ओके, प्रणीता जी का थम्स अप आया है, तो मैं प्रोसीड करती हूँ कि चलो कोई तो एक समझ रहा है। नाउ क्योंकि है ना यहाँ पे सब इंग्लिश में लिखा है, और मैंने देखा आप लोग को इंग्लिश से बहुत डर लग जाता है, ये इतना सब क्या लिखा है ना, फिर लगता है कि मैडम मराठी में नोट्स मिलेगा क्या, मराठी में कुछ रहेगा क्या। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ एग्जाम्पल के साथ साथ। तो आपको है ना ये बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द नहीं याद रहेंगे, भूल जाओ, अपने शब्दों में लिखो कि उसका क्या मीनिंग है। जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, वो एक एक एग्जाम्पल लिख के रखो, और वो एग्जाम्पल से आप अपना सेंटेंस बना के दो। वहां पे जब आपको ये रिसर्च मेथोलॉजी के ऊपर टॉपिक आएगा एग्जाम में लिखने के लिए ना, तो ये सब याद मत करो इतना सब, आपने एक एग्जाम्पल याद रखो और वो एग्जाम्पल के ऊपर आप उसको अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू सबको पता चल गया। लिटरेचर रिव्यू नाम से ही पता चल रहा है कि जितने लिटरेचर, जितने ग्रंथ, जितने किताबें, जितने जर्नल, जितने रिपोर्ट्स हैं, उन सबको पढ़ना और उसको बिब्लियोग्राफी में अटैच करना कि हमने ये टॉपिक से रिलेटेड सब पढ़ा है और उसका ये समरी है। ओके, नाउ डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। अब आपने लिटरेचर सर्वे कर लिया, जितने लोगों ने आज तक आपके टॉपिक के ऊपर काम किया है आपने वो सब पढ़ लिया। अब आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि मुझे अपने थीसिस के लिए या अपने पीएचडी थीसिस के लिए क्या टाइटल देना है। तो डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, क्या टेस्ट करने वाले हो आप। आपने मैथ्स में कभी देखा है, मैथ्स में अलजेब्रा में जब भी आपको कुछ प्रूफ करना होता है कि मान लो कि इतने आदमी ने इतने दिन में इतना काम किया, तो इतने आदमी इतने दिन में कितना काम करेंगे, ऐसे पढ़ा था स्कूल में, मैथ्स में पढ़ा था ना। ठीक है, तो अब उसको निकालने के लिए आप क्या करते थे, आप अज्यूम करते थे कि मैंने मान लिया कि इतने आदमी इतने दिन में एक्स काम करेंगे, ऐसा निकाला है वैल्यू स्कूल में। तो वो जो मानते थे ना कि मैं मानता हूं कि ये इसका वैल्यू एक्स है, फिर हम लोग वो मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और लास्ट में लिखते थे कि देयरफॉर, इसीलिए इसका एक्स का वैल्यू इतना है, तो इतने आदमी इतने दिन में इतना काम करेंगे, है ना, लास्ट में मिलता था। तो वैसे ही यहाँ पे हाइपोथेसिस के लिए भी आप जब हाइपोथेसिस मतलब जो टाइटल बनाएंगे ना, वो टाइटल ऐसे ही उसको टेस्ट करने जा रहे हो कि मैंने ये टाइटल दिया है कि
योगा से थायराइड की समस्या दूर होती है। आपने ये टाइटल दिया, लेकिन अभी वो टाइटल प्रूफ नहीं हुआ है। आप उसको बता नहीं रहे हो कि मेरा हो गया है। आप ये टाइटल को टेस्ट करने जा रहे हो कि क्या ऐसा सच में है। अगर 95% लोगों को फायदा हुआ तभी आपका टेस्ट सफल हुआ, और आप लिखोगे कि मैंने वो जो वैल्यू माना था ऊपर के योगा से थायराइड की समस्या हल होती है, वो सत्य है, और ये इसका जो मैंने हाइपोथेसिस लिया वो टेस्ट हो गया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर 95% से कम लोगों को उसका फायदा हुआ, तब वहां पे ऐसा आएगा कि मैंने ये जो लिया था टेस्ट वो सही नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को फायदा नहीं हुआ। शायद कुछ और तरीका होगा जिससे कि उनको फायदा मिले। ठीक है, तो आपका जो हाइपोथेसिस आपने जो टेस्ट के लिए डाला था वो कैंसिल हो गया, वो उसका वैल्यू नहीं मिला आपको, या ऐसा हो गया। आप फिर लास्ट में कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा कि मैंने ये जो हाइपोथेसिस टाइटल लिया था वो टाइटल मैं प्रूफ नहीं कर पाया, या योगा करने से थायराइड की समस्या दूर नहीं होती है, ऐसा मैं प्रूफ करता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ 80% ही रिजल्ट मिला है। ओके, लेकिन अगर ये ना, जब आप मेडिसिन के लिए जाओगे ना, तब वहाँ पे 95% है, लेकिन योगा में तो योगा जो अल्टरनेटिव थेरेपी है ना, उनको 80% वगैरह के लिए भी मान्यता है, लेकिन आइडियली इंटरनेशनल पे जाओगे तो 95% लोगों को फायदा होगा, तो ही आपका मान्य रहेगा, नहीं तो नहीं मान्य होता है। और मेडिकल साइंस वगैरह में तो 1-2% पे भी वो रिजेक्ट, मतलब 98% लोगों को फायदा हुआ, 2% को नहीं हुआ तो ही मान्य करेंगे। अगर 5 लोगों को नहीं फायदा हुआ तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा होता है। ठीक है, डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। Working hypothesis is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequences. Hypothesis should be very specific. अभी जो टाइटल आपने हाइपोथेसिस डेवलप किया है, उसको सबसे पहले आपने उसको टेस्ट किया लॉजिक के साथ, है ना, और बाद में वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक कि ये इससे होता है। टाइटल से ही आपको पता चलना चाहिए कि आप किसके ऊपर रिसर्च करने वाले हो, एकदम एग्जैक्ट, कंफ्यूजन नहीं। और उसके लिए आपको नीचे के जो कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान में रख सकते हो। डिस्कशन विद कलीग्स एंड एक्सपर्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम, इट्स ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव्स इन सीकिंग अ सॉल्यूशन। तो हाइपोथेसिस को डेवलप करते समय भी आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को, अपने जो एक्सपर्ट है उनसे बात करके उस प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, या उसके लिए किसके ऊपर मुझे रिसर्च करना चाहिए, या जो मुझे प्रॉब्लम या समस्या आई है उसका सोल्यूशन के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, इसको डिस्कस करो। दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड्स इफ अवेलेबल कंसर्निंग द प्रॉब्लम फॉर पॉसिबल ट्रेंड्स, पिक्यूलिटीज एंड अदर क्लूज। और अगर आपको पता चला ये मेरा प्रॉब्लम है, तो वो डेटा कहाँ से निकलेगा, उसके बारे में किताबें कहाँ से पढ़ोगे, उसके रिकॉर्ड्स कहाँ से लाओगे, रिकॉर्ड्स अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, और उससे रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने चुन तो लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम, ये समस्या का हल निकालना है, लेकिन 250, अगर आपने, जैसे मैंने थायराइड का एग्जाम्पल ही मैं आपको बताती जा रही हूँ, कि आपने बता तो दिया मुझे थायराइड के ऊपर करना है, लेकिन 250 लोग मिलेंगे कहाँ थायराइड वाले, वो भी हाइपोथायराइड के हाइपर थायराइड, कम वाला है कि ज्यादा वाला है। तो आप या तो कम वाले पे कर सकते हो या ज्यादा वाले पे, दोनों पे नहीं कर सकते आप। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो प्रॉब्लम को समझना, उसका क्या सोल्यूशन रहेगा उसको समझना, है ना, तब जाके आप हाइपोथेसिस बनाओगे। नाउ रिव्यू ऑफ सिमिलर स्टडीज इन द एरिया और अदर ऑफ द स्टडीज ऑन सिमिलर प्रॉब्लम्स। और फिर जैसे लिटरेचर रिव्यू में ही किन लोगों ने उससे रिलेटेड एरिया में कुछ स्टडी किया है, या उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ थीसिस लिखा है क्या, उसको समझना। Now, exploratory personal investigation, which involves original fields interview on a limited scale with interested parties and individuals with a view to secure greater insight into the practical aspect of the problem. अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने प्रॉब्लम चुन लिया है, आपने अपने कलीग से, फ्रेंड से, टीचर से, जिन लोगों ने उस पर काम किया, या लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया है, लेकिन ऐसा भी अगर आपके पास अवेलेबल है, तो जिन लोगों को रियल में ये प्रॉब्लम हुई है, थायराइड की समस्या है, ऐसे लोगों का कुछ डेटा निकालो और उनसे खुद मिलने जाओ कि भाई आप लोग को थायराइड है, ये थायराइड की समस्या क्यों है,
और आपने इसके लिए क्या क्या सोल्यूशन किया है, क्या आपने योग ट्राई किया, क्या आपने डाइट ट्राई किया, क्या आपने कुछ आयुर्वेदा या फिर मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हो, है ना, या उनको थायराइड से बाहर निकलने में क्या क्या समस्याएं आ रही है, ये सब इंडिविजुअली पर्सनल इंटरव्यू कर लो कुछ लोगों से, उससे भी आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि मेरा हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए या मुझे अपना टाइटल क्या देना है। Now, working hypothesis arise as a result of a prior thinking about the subject, examination of the available data and material, including related studies and council of expert and interested parties. Okay? अब जब आपको hypothesis या title जो बनाना है, उसके बारे में आपने उसके सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सोच लिया है, विचार लिया है, और उसके लिए जो भी डेटा अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, उन सबको आपने स्टडी कर लिया है, आपने जो एक्सपर्ट है उनकी भी एडवाइस ले ली है, और जिन लोगों के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो क्या वो इंटरेस्टेड है कि आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए। नहीं तो ऐसा होगा कि आपने बोला कि मैं रिसर्च करना है, लेकिन जो लोग करने वाले हैं, जिनको आप सिखाने वाले हो, वही लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके साथ आने के लिए, वो बोलेंगे मैडम टाइम नहीं है, तो किसके ऊपर रिसर्च करोगे। तो वो सब करने के बाद ही आप हाइपोथेसिस टाइटल डिसाइड करो। नाउ प्रिपेयरिंग द रिसर्च, वो ढूंढ लिया, समस्या ढूंढने के बाद आपने ये ढूंढ लिया कि अब मुझे वो करना कैसे है, उसका टाइटल क्या देना है, और टाइटल देने के बाद फिर आपने ये ढूंढ लिया कि मुझे वो रिसर्च को डिजाइन कैसे करना है। जैसे बताया ना कि आपने, अगर आपको घर बनाना है तो घर कहाँ पे बनाना है वो जगह देख लिया आपने, है ना, और घर का क्या, है ना, कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, आप क्या क्या पहले डिजाइन करोगे, वो डिजाइन के पास भेजोगे, तो आप डिजाइन पे आ गए हो। ठीक है, तो आपने टाइटल दे दिया, प्रॉब्लम क्या है वो देख लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया। नाउ बिफोर स्टार्टिंग अ रिसर्च, द इन्वेस्टिगेटर विल लुक फॉर द प्रॉब्लम. He will read books, journals, research report and other related literature. Based on this, he will finalize the topic for research. During this process, he will be in close contact with his guide. As soon as the topic is decided, first task is to decide about design. Okay, research design a blueprint or structure within which research is conducted. Okay? अब देखो आपने सब कर लिया, जर्नल रिपोर्ट, है ना सर, लिटरेचर रिव्यू करके अपना टॉपिक बना लिया। टॉपिक जैसे ही बना फिर आप अपने गाइड को बताया कि मैंने ये किया है, और जो गाइड है उसको भी लगेगा कि हाँ बराबर है, आप ठीक जा रहे हो, तो आप उसका एक ब्लूप्रिंट बनाओगे, एक आउटलाइन बनाओगे, है ना। और यहाँ पे कोठारी करके एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें जो रिसर्च डिजाइन के लिए दिया है ना, वो यहाँ पे मैंने लिया है कि decisions regarding what, where, when, how much, by what means concerning an inquiry or research study constitute research design. मतलब रिसर्च डिजाइन के कैसे करना है आपको, रिसर्च डिजाइन कैसे करना है, उसके लिए इन सब का आंसर आपको मिलना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ करने वाला हूँ, कब करने वाला हूँ, है ना, किसके ऊपर करने वाला हूँ, कितने लोग लगेंगे, पैसा कितना लगेगा, लोग कितने लगेंगे, है ना, इंस्ट्रूमेंट कितने लगेंगे, ये सारे क्वेश्चन का जवाब जो मिल देता है वही है आपका रिसर्च डिजाइन। Okay. Function of research design is to provide for the collection of relevant evidence with minimal expenditure of effort, time and money. अभी रिसर्च डिजाइन भी ऐसा करो कि जिससे आपका कम से कम खर्चा हो, कम से कम टाइम लगे, कम से कम पैसे में हो जाए, है ना, और इफिशियंट हो, मतलब पैसे बर्बाद नहीं हो, टाइम बर्बाद नहीं हो, इसीलिए एकदम अच्छा डिजाइन करो ताकि सब चीजों को हम लोग कम से कम करते हुए अपना रिसर्च कर सके। Now, research design should be able to convey following. What is the study about? जब आप रिसर्च डिजाइन बनाओगे तो डिजाइन बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपको, कि मैं किसके ऊपर स्टडी करने वाला हूँ, किसके ऊपर रिसर्च करने वाला हूँ, और ये रिसर्च मैं कहाँ करूंगा, किसके ऊपर करूंगा, मुझे किस तरह का डेटा चाहिए, है ना, और क्या डेटा उसके ऊपर अवेलेबल है कि नहीं है, मुझे मिल सकता है कि ना, और ये रिसर्च को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा,
और इसके लिए जो मुझे सैंपल लेना है वो सैंपल मुझे कहाँ से मिलेगा, उसका डिजाइन मैं कैसे कर सकता हूँ, कौन कौन से टूल्स लगेंगे। जैसे कोई मेडिटेशन के ऊपर करने वाला है तो मेडिटेशन के लिए उसको ईजी लगेगा, डॉक्टर्स लगेंगे। या अगर आप थायराइड के ऊपर करने वाला, थायराइड टेस्टिंग के लिए जो टूल है वो सब लगेंगे, डॉक्टर्स लगेंगे। या जो उसको आपको है ना बताए कि प्री टेस्ट योगा करने के पहले आपने लिया था, उनको टेस्ट किया था कितना था थायराइड, फिर 6 महीना योगा सिखाया, उसके बाद आपने वापस टेस्ट किया। तो ये जो टेस्ट करने के लिए भी पैसा लगेगा ना, मशीन लगेगा, पैसा लगेगा, डॉक्टर्स लगेंगे, वो सब कहाँ से आएगा और क्या क्या है ना। और ये सब करने के बाद आपके पास सब डेटा आ गया, आपके पास नाम है, कितने लोगों ने योगा किया, उनका एज क्या था, उनका थायराइड पहले कितना था, बाद में डेटा आपके पास है। अब उसको निकालोगे कैसे? तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो पहले वाला डेटा था कि पहले इतने लोग थे मेरे पास, इतने लोगों को ये प्रॉब्लम थी, और उसके बाद उनका थायराइड का ये था, 6 महीने योगा सिखाया, अब उनको ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई है, ये प्रॉब्लम ज्यादा कम हुई है, और थायराइड इतना कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, जो भी रहेगा। तो किस तरह से उसको एनालाइज करोगे, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। या आपको लग रहा है कि मैं ये वाला नहीं लेना, एक्सपेरिमेंट वाला रिसर्च नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कल मैंने बताया था कि प्राणायाम करने से मोटापा कम होता है। ये कौन कौन सी बुक में दिया है, ये फाइंड आउट करो। कौन कौन से प्रकार बताए। आवाज नहीं आ रहा है बराबर। अरे सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद। अभी ऑडिबल है क्या? हाँ मैडम। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सर? आ रही है मैडम। ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, तो आपके पास हाउ डेटा विल बी एनालाइज्ड, आपके पास सब डेटा है, लेकिन उसको एनालाइज कैसे करोगे? या फिर जैसे मैंने बताया कि आप है ना प्राणायाम के ऊपर करने वाले हो रिसर्च, तो प्राणायाम में हर एक उपनिषद में प्राणायाम के बारे में क्या बताया है, अलग अलग प्राणायाम। हठयोग में अष्ट कुंभक बताया है, किसी में सिर्फ 4 ही कुंभक बताया है, किसी में 2 कुंभक बताया है, किसी में बताया नहीं, सिर्फ नाड़ी शोधन ही बताया है। तो उन सबको करना है ना, उनको कंपैरेटिव स्टडी करना। फिर जैसे भगवत गीता के बारे में, हम त्रिगुण टॉपिक सबको पता है ना, तो त्रिगुण जो है वो भगवत गीता में जो त्रिगुण है वो, और हमारे सांख्य और योग में जो त्रिगुण है, क्या वो सब सेम है कि कुछ अलग है ना। ऐसा भी टॉपिक लेके उसका कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो आप। या फिर जैसे जो मैराथन प्लेयर है, जो मैराथन करते हैं, मैराथन सबको मालूम है, ठीक है, जो दौड़ते हैं वो, तो मैराथन जो लोग करते हैं, अगर हम उनको प्राणायाम सिखाएं तो क्या उनको उनका स्पीड और बढ़ सकता है क्या, उनका अचीवमेंट बढ़ सकता है क्या? तो उनको आप 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना प्राणायाम सिखाओ, और उसका रिजल्ट देखो कि पहले ये लोग दौड़ते थे इतना, जैसे उसके लिए 2 ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप को अपने प्राणायाम सिखाया, दूसरे ग्रुप को प्राणायाम नहीं सिखाया। तो उनके देखो कि जिसने प्राणायाम किया उनको उनमें कुछ अंतर आया क्या, उन्होंने ज्यादा अचीव किया क्या, उनकी स्पीड बढ़ी क्या, उनका स्टेमिना बढ़ा क्या, वो कंपेयर करो। ओके, now depending upon the type of research,
द स्ट्रक्चर डिजाइन में वेरी, जैसे जैसा भी आपका रिसर्च रहेगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, या थेरेटिकल रिसर्च है, उसके ऊपर ही आपका डिजाइन रहेगा. Suppose one is conducting an experimental research, then identification of variable, control of variables, ना type of experimental design etc. will be discussed properly. अगर एक्सपेरिमेंट वाला लोग है तो आपको कि कौन कौन किसके ऊपर किया, कौन सा डेटा लिया, पहले का डेटा, बाद का डेटा, वो सब डेटा आपको चाहिए. And if someone is conducting qualitative research, then one should stress on understanding of setting, nature of data, holistic approach, selection of participants, inductive data analysis. और अगर आपका जो टॉपिक है वो जैसे बताया एक्सपेरिमेंट वाला नहीं है, थियरी वाला है कुछ, तो उसके लिए फिर आपको पहले का डेटा क्या था, अलग अलग किताबों में क्या लिखा है ना, कहाँ कहाँ से मुझे मिलेगा, कौन से किन लोगों के ऊपर मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है, या मुझे जो उसमें डिजाइन में डालना है. अब पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन क्यों करना है हमें, रिसर्च डिजाइन हमें करना है क्यों है ना. तो ये इतना इम्पोर्टेंट है. जैसे घर बनाने के लिए अगर आपने पेपर पे स्ट्रक्चर, वो आर्किटेक्ट होता है ना, अगर उसने डिजाइन नहीं बना दिया तो कैसा घर बनेगा, आप बताओ मुझे, सही बनेगा क्या? हमेशा पहले पेपर पे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही अगर आप रिसर्च डिजाइन नहीं बनाओगे तो किस दिशा में कौन क्या बना के जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा. इसके लिए रिसर्च डिजाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिसर्च डिजाइन क्यों करना चाहिए, और रिसर्च डिजाइन हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर टू ऑब्टेन आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम एंड इश्यूज. सर एक मिनट. Now, a research design helps the investigator to obtain answer to research problem and issues involved in the research. Okay, since it is the outline of entire research process, okay, design also tells about how to collect data. अब जो हमारा पर्पज है रिसर्च डिजाइनिंग का वो क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम जब रिसर्च करने लगेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. ऐसा तो नहीं ना कि सब अच्छे से चलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें. तो डिजाइन बनाते समय ही हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो भी हमें पता चलेगा. ठीक, क्योंकि हम पूरे रिसर्च का आउटलाइन बना रहे हैं. जैसे अभी आपने बोला कि मुझे मशीन लगेगी, मशीन कौन कौन सी लगेगी, लेकिन वो मशीन ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो भी आपको देखना है. मशीन खराब हो जाएगी तो कहाँ पे जाओगे आप, वो भी आपको देखना है. या फिर जो मैं डेटा निकाल रहा हूँ वो डेटा को प्रूफ करने के लिए कि ये डेटा सही है कि नहीं, उसके लिए मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, वो सब आपको उसमें डिजाइन में ही लिखना है. और डिजाइन में ये भी आपको पता ना है कि डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, है ना, और उसको बनाना कैसे है, डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, और उस है ना अब कौन कौन सी स्टैटिकल टेक्निक्स, मैथ्स के स्टैटिक्स की जो टेक्निक है कि मुझे डेटा को निकालने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ना ग्राफ बनाते हैं, आपने देखा है ग्राफ बनाते हैं कि अगर हमारे यहाँ बरसात का आपको ग्राफ मिला, ऐसे ग्राफ रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि लातूर में 2020 में इतना % बारिश हुआ, 2021 में इतना बारिश हुआ, 2022 में थोड़ा बारिश कम हुआ, इतना % हुआ. ऐसा ग्राफ देखा है आप लोगों ने क्या, है ना. तो ये भी एक स्टैटिकल डेटा है कि कैसे निकालोगे. या फिर आपने ऐसा देखा होगा एक सर्कल बना रहता है, जैसे है ना हमारी पृथ्वी पे कितना पानी है और कितना पानी है और कितना जमीन है, उसके लिए हम लोग बचपन में वो ज्योग्राफी में पढ़ते थे, सर्कल बना रहता था और वहां पे लिखा रहता था कि इतने % 70% पानी है ना, और बाकी का जमीन है. ऐसे सर्कल बना रहेगा, फिर उसको एक कलर रहेगा, ये कलर, और वहां पे लिखा रहता है इतने % पानी है, इतने % जंगल है. ऐसे देखा है वो चार्ट, देखा है ना. तो ये सब जो स्टैटिकल डेटा की ये कैसे निकालने वाले हो, कैसे प्रेजेंट करने वाले हो, वो भी आपको बताना रहेगा. ओके. And design also guide to control certain variables in experimental research. जब आप experimental research अगर करने जा रहे हो ना, तो हमें variables को कंट्रोल कैसे करना है. जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको लेना है कि थायराइड के ऊपर रिसर्च करना है तो वो मेल है कि फीमेल है, कितने साल के हैं,
आप ऐसा नहीं ले सकते सारी फीमेल 15 साल से लेके 50 साल तक, ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि 15 साल के जो फीमेल रहेगी उसका बॉडी का सब फंक्शन अलग रहेगा, 50 साल वाली का अलग रहेगा। तो आपको नहीं, उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने लिया 40 से 50 साल वाली फीमेल को लिया है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना वेरिएबल के ऊपर, है ना, कि उसके आगे पीछे वाले उसमें नहीं आए। नाउ डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन, we select only a few items from the universe for our study purpose. The items so selected constitute what is technically called sample. A sample design is a definite plan determined before any data are actually collected for obtaining a sample from given population. अभी आप है ना, आपने क्या किया, पहले आपका प्रॉब्लम क्या था वो देख लिया, प्रॉब्लम के बाद आपने उस प्रॉब्लम के ऊपर किन लोगों ने काम किया है उसको देख लिया, बाद में आप किसके ऊपर रिसर्च करने वाले उसका एक हाइपोथेसिस टाइटल दे दिया। अब उसके बाद आपने किस तरह से मुझे उसके वो रिसर्च को डिजाइन कैसे करना है वो रिसर्च डिजाइन कर लिया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। अब रिसर्च डिजाइन कर लिया, अब आपको ये देखना है कि सैंपल, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट 250 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से बहुत सारा पैसा बहुत सारा टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि ये जो मैंने देखा है वो पहले थोड़े लोग के ऊपर कर लेते हैं, 20 लोगों के ऊपर कर लेते हैं, 10 लोगों के ऊपर कर लेते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो मैं 250 पे करने जाऊंगा, है ना। तो वो जो सैंपल है वो कैसे डिजाइन करने का, तो सैंपल के लिए है ना, आपको सैंपल भी बहुत सोच समझ के लेना है कि मैं कैसा सैंपल लूं, है ना। इतने सारे लोग हैं, इतने सारा पॉपुलेशन है, तो एग्जैक्टली मैं किसको मुझे लेना चाहिए सैंपल के लिए, है ना। वो सब भी आपको सैंपल डिजाइन में ही बताना है, ठीक। और वो सैंपल डिजाइन आपका जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका आगे का एक्सपेरिमेंट भी होगा। और सैंपल डिजाइन में क्या करेंगे, पहले तो किन लोगों को लेने वाले हो, स्कूल से लेने वाले हो, कॉलेज से लेने वाले हो, किसी कंपनी से लेने वाले हो, हाउसवाइफ है, नॉन हाउसवाइफ है ना। लिस्टिंग द पॉपुलेशन, कि उनको फिर बताना कि मैं इन लोगों को लेने वाला हूँ। फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाना कि ये इस तरह से सैंपल बनेगा और उस सैंपल में से बेस्ट मैं इन लोगों को चूज करूंगा, है ना। इस तरह से आपका सैंपल डिजाइन होता है। अब सैंपल डिजाइन करने के लिए भी है ना 2 तरीके हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बहुत सारे तरीके हैं सैंपल लेने के लिए, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग और चांस। जैसे आपको है ना सॉरी, आपको स्कूल में बच्चों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है ना? कि अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊं तो उनका मानसिक या शारीरिक विकास होगा। ऐसे आपको करना है कि चलो है ना 10 से 12 साल के बच्चों के ऊपर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है कि योगा या प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट अगर रोज करेंगे तो उनके ऊपर कैसा असर होगा, शारीरिक और मानसिक या शारीरिक दोनों में से किसी एक के ऊपर आपने डिसाइड किया कि मुझे करना है। लेकिन आप क्लास में गए, अभी आपको 10 से 12 साल के बच्चे लेने हैं तो मोस्टली 5वीं 6ठी के बच्चे मिल जाएंगे आपको, ओके। अब 5वीं 6ठी के बच्चे जो है वो है आपके पास 100-200 बच्चे हैं, लेकिन सैंपल के लिए सेलेक्ट करते समय अभी आपको तो सिर्फ 10 बच्चे ही सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है। आप ऐसे ही क्लास में जाओगे और एक जैसे कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 10, रोल नंबर 20, रोल नंबर 25, ऐसे 5 बच्चों के छोड़ के या 3 बच्चों को छोड़ के बोलोगे ये रोल नंबर वाले बच्चे बाहर आ जाओ। रैंडम ऐसे ही आपने उठा लिया कि चलो ये रोल नंबर वाले बच्चे बाहर आ जाओ। या तो फिर आप क्या करोगे, ये रैंडम सैंपलिंग हुआ कि चांस है कि मैंने बच्चों को देखा नहीं वो कौन है, बस मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया। नाउ सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होगा कि आपने प्रॉपर तरीके से काम किया, पहले बच्चों को देखा, आपने खड़ा किया सब बच्चों को, तो आपको लगा ये बच्चों का हाइट और वेट मुझे एक जैसा लग रहा है, तो जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा ना तो मेरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा और बेटर होगा क्योंकि वो सब एक हाइट और वेट वाले बच्चे हैं, है ना। या फिर आपने क्या सोचा कि ये जो बच्चे हैं ना ये मिडिल क्लास फैमिली से है या हायर क्लास फैमिली से है, तो उनका डाइट वगैरह जो है वो अच्छा रहेगा,
या अगर पुअर फैमिली से है तो उनका डाइट पुअर रहेगा, तो मुझे उसमें भी कैटेगराइज करना है। तो वो क्या होगा, सिस्टमैटिक सैंपलिंग हुआ। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मतलब जैसे मैंने बताया कि उनको सब ग्रुप में बनाना, कि आपने लिया 10 से 12 साल के बच्चे तो उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि मैं लड़कों को ही लूंगा या तो लड़कियों को लूंगा, है ना। 10 से 12 साल के हैं, बट है ना, उसको प्रॉपरली डिफाइन करना। और क्लस्टर सैंपलिंग में कैसा होता है कि आपने जैसे सोचा कि मैं पूरे स्कूल में, है ना, कि बच्चों का जो एजुकेशन है उसमें योगा किस तरह से योगदान दे सकता है, ऐसे आपको रिसर्च करना है। अब रिसर्च करने के लिए फिर आप क्या करोगे, उसमें से किसी भी एक क्लास को चुनोगे कि मैं ये क्लास को ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। ओके, वो क्लस्टर सैंपलिंग। नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होगा, डेलिबरेट सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग। कि आप क्या करोगे कि किसी पर्पस से आपने उन बच्चों को क्यों चुना, क्योंकि आपका कुछ पर्पस था, डेलिबरेटली आप उनको चुन रहे हो कि मुझे ये बच्चे ही चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मैं इन्हीं 10 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा सैंपलिंग के लिए। कन्वीनियंस सैंपलिंग मतलब फिर आप या तो क्या करोगे, ऐसे पेरेंट्स को ढूंढोगे जो अपने बच्चों को योगा के लिए एक्स्ट्रा रुकने के लिए तैयार है देने के लिए, क्योंकि आपने 10 बच्चे सेलेक्ट कर लिए लेकिन उसमें से 5 की मम्मी ने बोला कि सर मेरा बच्चा योगा नहीं करेगा, उसके पास टाइम नहीं है, वो ट्यूशन जाएगा, तो आपके 5 बच्चे कम हो गए। तो आप क्या करोगे, पहले ऐसे पेरेंट्स को ढूंढोगे जो अपने बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा योगा के लिए रुकने के लिए तैयार है। तो कन्वीनियंस है कि आपके और उनके कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, अभी जजमेंटल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग, है ना। कोटा सैंपलिंग में क्या होगा कि आपने 500 लोगों के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप एक कंपनी में गए, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, फिर आपने उसको प्रॉपर डिफाइन किया कि इसमें 250 मैंने मेल लिया, 250 फीमेल लिया है, और उसमें से है ना 100 लोग ये एज के हैं, 50 लोग ये एज के हैं, इतने ये हैं, इसमें से इतने लोग रेगुलर फील्ड वर्कर है, इतने लोग कम ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, है ना, इतने लोग इस एरिया से आते हैं, ट्रेवल करके ट्रेन से आते हैं, इतने लोग बाजू में रहते हैं, वॉक करके आते हैं। ये सब आपको अच्छे से, है ना, कोटा सैंपलिंग में रखना होता है। दिस नोबल सैंपलिंग में कैसा है कि इसमें, है ना, आपको जैसे आपने सेलेक्ट किया, आपके पास है ना, जैसे मैंने बताया थायराइड के लिए आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, लेकिन आपके पास सिर्फ है ना अभी तक 5 महिलाएं ही मिले हैं जिनको थायराइड है। आप क्या करोगे, उनको ही पूछोगे कि ये काम करो ना, आपके आसपास और भी कोई लोग हैं क्या जो इसमें इंटरेस्टेड है, मैं उनको फ्री में योगा सिखाऊंगी 6 महीना, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको बोलो ना आने के लिए, है ना। तो ऐसे करके आपको 5 और मिल गए। तो ये हो गया स्नोबॉल सैंपलिंग। कितना बच गया, ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप जिस जो लोग भी मेरा